आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हिंदी वर्णमाला में स्वर और स्वर की मात्राएं। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें बचपन में नहीं पढ़ाई जाती। मैं यहाँ पर आपको उन छोटी छोटी सी बातों को बताऊंगी जिसमें आपके मन में डाउट होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो जल्दी से हम देखते हैं यहाँ पर स्वर कितने हैं हमारे और इनका उच्चारण कैसे होता है, हम इसको सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 मानी गई है। अब कुल स्वर की संख्या को लेकर विवाद रहता है, अलग अलग रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर एक सामान्य तौर पर जो हमारी हिंदी भाषा के स्वर माने जाते हैं वो 11 माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मेरे साथ उच्चारण करिएगा। यहाँ पर स्वर सबसे पहला है अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको एक चीज जाननी है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो और वो बचपन में आपको गलत तरीके से पढ़ा दिया गया है। आपको समझना है कि आप जब पढ़ते हो तो आप यहाँ पर देखते हो कि इसे हम पढ़ते हैं छोटा आ, या हम ह्रस्व आ कहते हैं, इसको लघु आ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बड़ा आ या दीर्घ आ या गुरु आ। इसी तरह से इसे हम छोटी या ह्रस्व या लघु ई के नाम से पुकारते हैं और इसे दीर्घ यानी बड़ी ई कहते हैं, ठीक है। इसे हम छोटा ऊ कहते हैं, इसे बड़ा ऊ कहते हैं। और जो हमें आज तक गलत पढ़ाया जाता है कि ये छोटा ए है और बड़ा ए है, ये गलत होता है। ये छोटा बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ए आए ओ औ ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं, दीर्घ वर्ण ही होते हैं, ये छोटे बड़े नहीं होते। तो इस बात को आप अपने दिमाग में यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम छोटा बड़ा कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जिनका उच्चारण समान होता है, बस समय का अंतराल होता है कि जल्दी बोलेगा या देर में बोलेगा, उस आधार पर हम उनको लघु और दीर्घ यानी ह्रस्व और दीर्घ में बांटते हैं, छोटा और बड़ा कहते हैं। तो ये जो इसका स्वर है ये है अ और ये है आ। दोनों का जो स्वर है, उच्चारण जो है वो एक ही होता है, अ और आ। तो इसीलिए इन्हें हम लघु और दीर्घ कहते हैं। इनका उच्चारण भी क्या है, ई और ई जल्दी और ई देर में, तो इसीलिए हम इनको लघु और दीर्घ कह देते हैं। और उसी तरह से उ और ऊ, इनका उच्चारण भी जल्दी और देर में यानी लघु और दीर्घ हो जाता है। तो इनका उच्चारण हो जाता है इस तरह से। और ये जो हमारे दोनों स्वर हैं इनका उच्चारण समान नहीं है, दोनों में अंतर होता है। इसको कहते हैं हम ए और इसको कहते हैं आय। दोनों के उच्चारण में अंतर है, ये है ए, ये है आय, ये ओ और ये है आओ, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसके उच्चारण की। तो इसके उच्चारण में अक्सर गलतियां होती हैं हमसे, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका उच्चारण समझाती हूँ, आपको ध्यान से उसको समझना है। आपको अपने मुख से आवाज निकालनी है। क्या आवाज निकालनी है, सबसे पहले आपको आवाज निकालनी है ये र के ऊपर अगर हम छोटी ई की मात्रा लगा दें तो इसकी जो आवाज निकलेगी वो क्या निकलेगी, री। इस तरह से जल्दी निकलेगी री, ठीक है। अब इस री की आवाज को आपको एक अपने मुख में अलग स्थान है उससे निकालना है। तो वो अलग स्थान, उस स्थान का नाम होता है मूर्धा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। अब फिर आप प्रश्न करेंगे, अरे मैम हमें तो पता ही नहीं है कि मूर्धा स्थान कहाँ होता है, कैसे हम इससे आवाज निकालेंगे। तो अब आपको उच्चारण करना है एक व्यंजन का। व्यंजन है जैसे ट, ठ, ड, ढ। तो आप उच्चारण करिए, मेरे साथ उच्चारण करके देखिए, तब चीज को समझ पाएंगे। तो आप जैसे बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, तो ध्यान दीजिए आपकी जीभ जिस जगह पर जाकर छू रही है उसी जगह को हम मूर्धा कहते हैं, ठीक है, उसी जगह को। तो अब आपको क्या करना है, इस स्वर का उच्चारण, सही उच्चारण करने के लिए आपको अपने मुख से इस ध्वनि को, यानी जो ये री ध्वनि है, इसको मूर्धा स्थान पर अपनी जीभ ले जाकर उच्चारण करना होगा। तो आप करिए। अब आप उच्चारण करेंगे री, तो अब उच्चारण क्या होगा, री।
और जो ये उच्चारण उत्पन्न होके आ रहा है ये आपका इसका उच्चारण होता है, ठीक है, ड़ी का। और आप ध्यान दीजिएगा, ये उच्चारण सिखाने के लिए मैंने आपको इस ध्वनि का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस ड़ी की जो ध्वनि है वो आपकी री हो जाएगी और आप हर चीज़ों से इसको रिप्लेस कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिखाने के लिए एक तरीका है, सिखाने के लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। बात समझ में आई आपको? तो जो ये हमारे स्वर हैं, अब इनका उच्चारण आप करने में सक्षम हैं। अब फिर से एक बार उच्चारण बताती हूँ। जो ये हमारा स्वर होता है अ, इस स्वर के उच्चारण में भी कई बार हमारे कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, तो आपको इसका भी उच्चारण सीखना है कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो जो आपकी जीभ है वो दांतों के बीच में, यानी जैसे ये जीभ है आपकी, तो ये जो आपके दांत हैं नीचे वाले, ठीक है, तो इन दांतों के बीच में आपकी जीभ बैठती है और ये जो इसका मध्य भाग है, ये मध्य भाग थोड़ा सा ऐसे चौड़ता है, ठीक है, मध्य भाग ऐसे फैलता है। किसके उच्चारण में? अ के उच्चारण में। अब यही स्थिति है, तो आपको अपने मुख में ऐसे ही जीभ को इसी अवस्था में लाना है और उसका उच्चारण करना है अ। तो अब जो आपका उच्चारण निकलेगा वो, और इसे जल्दी बोलना, ये नहीं अ ऐसे करते रहो, नहीं, जल्दी अ, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी इसकी भी ध्वनि है बहुत अच्छे से निकलेगी और सही से निकलेगी, ठीक है। तो ये है इनका उच्चारण। तो मैंने आप लोगों को इनका उच्चारण समझा दिया। एक बार मेरे साथ आप दोहरा लीजिए फिर से। उच्चारण ये है अ, ये आ, ये ई, उ, ऊ, ड़ी। हमेशा ध्यान रखना मूर्धा से करना है, ड़ी, ठीक है, जीभ को मोड़कर ए, आए, ओ, आओ, ठीक है, इनका उच्चारण हो जाएगा। अब हम इनकी मात्राओं की तरफ चलते हैं। जो हमारे स्वर हैं इनकी मात्राएं क्या होती हैं, तो हम इनकी मात्राओं की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा स्वर है अ, जो ये अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी व्यंजन में हमारा अ स्वर लगा हुआ है? तो हम इसका प्रयोग जब किसी व्यंजन के साथ करेंगे, तो देखो व्यंजन का एक वास्तविक रूप होता है जिसमें उसके नीचे हल लगा होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो व्यंजन ले रही हूँ, क, ख, ठीक है, इनके नीचे ये जो तिरछी रेखा रखी है इसी को कहते हैं हल, ठीक है। तो व्यंजन का वास्तविक रूप हल के साथ होता है। इस विषय में हम व्यंजन वाले जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब मैं पूरी चर्चा करूंगी, ठीक है। तो आज हम अभी स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, तब तक आप इतना ही जानिए। तो जब किसी भी व्यंजन के नीचे हल लगा होता है तो अ की मात्रा अगर उसमें शामिल होती है तो उसके नीचे लगा हल हट जाता है और वह बिना हल के लिखा जाता है वर्ण, और हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है, अ स्वर सम्मिलित है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं जब दीर्घ आ की, तो दीर्घ आ की मात्रा खड़ी पाई के जैसी होती है इस तरह से। और जब हम किसी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हम व्यंजन के साथ व्यंजन लिखेंगे और उसके साथ खड़ी पाई का इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और इनका उच्चारण भी क्या हो जाएगा? का, खा। स्वर का उच्चारण जिस तरह से होता है, लघु होता है तो लघु होगा, दीर्घ होता है तो दीर्घ होता है, ठीक है। इसी तरह से अब अगला आता है जो हमारी ई और ई है। तो इन स्वरों को हम देखते हैं, तो जो हमारी छोटी ई है, इस छोटी ई की जो मात्रा है वो इस तरह से लगती है, और जो दीर्घ ई यानी बड़ी ई है तो उसकी मात्रा इस तरह से लगती है। कहने का मतलब है जो हमारा व्यंजन होगा उस व्यंजन के पहले से छोटी ई की मात्रा लगती है और इस व्यंजन के बाद में बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो हम इनका जब प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे, हम जैसे क के साथ मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, और जब हम ख के साथ इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हम इस तरह से इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये की और खी ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छोटी बड़ी ई की, तो बड़ी ई हम इस तरह से प्रयोग करेंगे और ख के साथ बड़ी ई का प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? की और खी, इनका उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे आगे अगले वर्ण की, जो उ और ऊ है। तो इसमें हम देखेंगे किसी भी इनकी मात्रा क्या होगी, तो जो छोटा ऊ है इसकी मात्रा इस तरह से होती है और जो बड़ा ऊ है इसकी मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। अब हम इनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क के साथ हम इसका प्रयोग ऐसे करेंगे तो ये कु हो जाएगा,
जाएगा, और ख के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे इस तरह से तो ये खू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे बात करेंगे बड़े ऊ की, तो क के साथ ऐसे मात्रा लगाएंगे तो ये कू हो जाएगा इसका उच्चारण, और हम ख के साथ लगाएंगे तो ये खू हो जाएगा इसका उच्चारण। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऋ स्वर की, तो इसकी जो मात्रा है वो ऐसे लगती है नीचे। ठीक है, और ये वर्ण के साथ कैसे प्रयोग होती है, तो क के साथ लगाएंगे तो ये क्री हो जाएगा, और ख के साथ लगाएंगे तो ये ख्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो इसकी मात्रा प्रयोग हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, फटाफट से। आगे हमारा अगला स्वर आता है ए और आय। तो जब हम ए और आय का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ए के साथ हमारी जो मात्रा लगती है ये सिरोरेखा से ऊपर की ओर लगती है, और आय के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो सिरोरेखा से ऊपर की ओर ये दो मात्राएं लगती हैं। इसमें भी छात्रों को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि इसके अपने मूल जो इसका यहाँ पर मूल अवस्था जो इसकी दिख रही है, वास्तविक रूप जो दिख रहा है, इसमें आय के ऊपर एक मात्रा होती है और ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। तो आपको ऐसे याद रखना है, जिसके ऊपर, जिसके वास्तविक रूप में कोई मात्रा नहीं है उसकी एक मात्रा होती है, और जिसके वास्तविक रूप में एक मात्रा दिख रही है तो उसकी दो मात्राएं होती हैं। अगर इस तरह से अपने दिमाग में सेट रखोगे तो गलती कभी नहीं होगी और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे तो इस भांति हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे के और खे, यहाँ पे हो गया हमारा शब्द। अब इसका प्रयोग आय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कय, और ये हो जाएगा खय। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनकी ध्वनि भी बनाते जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्वर हमारा आता है ओ और आओ। तो ओ और आओ के बारे में हम बात करते हैं। तो ओ की मात्रा होती है हमारी इस तरीके से, खड़ी पाई के साथ एक मात्रा, और यहाँ पर खड़ी पाई के साथ दो मात्रा आओ की मात्रा हो जाती है। तो इन मात्राओं को लगाने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसके वास्तविक रूप में हमको जैसा दिख रहा है हम वैसा ही लगा देते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के साथ हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, तो व्यंजन के साथ हम प्रयोग इस प्रकार करेंगे, जैसे क हो गया तो क के साथ हमने ओ की मात्रा लगाई तो को, और ये हो गया खो। ठीक है, इस तरह से। उसी तरीके से हम आओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, काओ और खाओ। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे जो 11 स्वर हैं हमने उनकी मात्राएं देखी। लेकिन जब हम 12 खड़ी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 12 खड़ी में हमारे पास दो मात्राएं और होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग की। फिर आपका प्रश्न होगा कि मैम ये अनुस्वार और विसर्ग क्या स्वर नहीं होते? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे हिंदी के कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्हें वो स्वर में नहीं मानकर उनको अयोगवाह में मानते हैं। क्यों अयोगवाह में मानते हैं? क्योंकि जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये दोनों जो हमारे स्वर हैं, इनका उच्चारण और इनकी उत्पत्ति होना, दोनों में व्यंजन और स्वर का गुण पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमें स्वर की आवश्यकता होती है, और जब हम इनको व्यंजन के साथ लगा देते हैं तो यह व्यंजन का उच्चारण कर देते हैं। तो इनके अंदर दोनों गुण पाए जाने के कारण विद्वानों ने इनको एक अलग कोटि में रखा है कि अयोगवाह कह देते हैं। लेकिन करते तो ये स्वर के जैसा भी काम है, तो और इनकी मात्राएं भी होती हैं। तो और हमें जब हम शब्दों को लिखेंगे, आगे हम अक्षर बनाएंगे, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर जानते हैं, उनकी भी मात्राओं के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं अयोगवाह की। ठीक है, इनको नाम दिया है हमने, अयोगवाह नाम दिया है अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ण है ऐसे बना है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? अनुस्वार कह देते हैं। ठीक है, जबकि हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा अंग। ठीक है, अभी तक हमने किसी भी स्वर को ऐसे नाम नहीं दिया अलग से, अभी तक हम स्वर की ध्वनि से ही उसको पुकार रहे थे। लेकिन ये पहला हमारा एक ऐसा वर्ण है जो अपना एक अलग नाम रखता है, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा वर्ण हमारे पास आता है जिसे हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसकी कोटि ना अलग रखते हैं, क्योंकि इनका अपना एक नाम है, जबकि इससे पहले हम स्वर या किसी भी व्यंजन का अलग से नाम नहीं रखते हैं। तो यह आता है, तो इसकी अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसकी ध्वनि होती है अह। ठीक है, और इसकी ध्वनि की बात है हमारी अंग। अब जब हम इनका प्रयोग, इनकी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो मात्रा इसकी इस तरह से आती है, सिरोरेखा से ऊपर बिंदी की तरह लगती है। और हम विसर्ग की मात्रा की बात करते हैं तो ये किसी भी वर्ण के बाद अंत में दो बिंदी की तरह लगता है। हम कैसे व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो
हम देखते हैं जैसे मान लो व्यंजन है हमारा क, तो इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी तो ये कंग हो जाता है। इसी तरह से जैसे ख के ऊपर हम मात्रा लगाएंगे तो ये खंग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण जो मैं कर रही हूँ उसी पर आपको फोकस करना है। अंग नहीं है, ग नहीं है, अंग नाक में ही रह जाता है, ठीक है। तो ध्वनि को बहुत ध्यान से सुनना है, वरना आजकल क्या हो रहा है ना, वीडियो में बहुत जल्दी ज्ञान भी बहुत जल्दी लोग दे देते हैं, सुनते ध्यान से हैं नहीं, समझते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, और फिर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो ध्वनि है वो अंग है, ठीक है, नाक तक रुक जाने वाली, ठीक है। और उसी तरह से जिसे हम बोलते हैं अहा है, वो अहा भी नहीं है पूरा, ठीक है, वो अहा है, यानी वो भी हमारे नाक तक रह जाने वाली ध्वनि है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो अब हम कंग पढ़ेंगे, फिर कंग नहीं पढ़ेंगे, फिर ग का उच्चारण नहीं, कंग, और ये खंग, अंदर नाक तक रहेगी ध्वनि, ठीक है। उसी तरह से फिर जब हम इसका विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे आता है विसर्ग का उच्चारण, तो ये हो जाएगा कहा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम अतः बोलते हैं, त के बाद विसर्ग लगाते हैं, जैसे शब्द बनता है, यहाँ पे हमने जैसे शब्द लिखा अतः, लिखते हैं ना, तो अतः, त के बाद ना तह ऐसे आता है, तो ऐसे ही कहा, और हम इसके साथ लगाएंगे तो खह, इस तरह से आ जाएगा इसकी ध्वनि का उच्चारण, ठीक है। अब इसके बाद वर्तमान समय में एक और हमारा वर्ण जोड़ा गया है आधुनिक विद्वानों के द्वारा, जो हिंदी का है, ठीक है। उसे हम चंद्रबिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको अलग से रखते हैं। अब यहाँ पर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रबिंदु ये अनुस्वार ही होता है, तो ऐसे लगा दिया जाए कि इसी के साथ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, ये जो हमारा जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं, ये अनुनासिक होता है, इसको अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो जो नया अस्तित्व में आया है, क्योंकि दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है, तो यहाँ पर मानते हैं कि इसका नाम अनुनासिक रखा है, कि इसको हम अनुनासिक कह देते हैं। अब अनुनासिक का मतलब क्या होता है, तो अनुनासिक का मतलब वो होता है कि जब हम किसी भी उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो हमारे कंठ से हवा निकलती है, मुख में आती है, और मुख से फिर से वापस नाक में जाती है, तो यानी कंठ से मुख और मुख से नाक में जाने की जो प्रोसेस है, उन वर्णों को, जिन वर्णों के उच्चारण में, तो उनको हम अनुनासिक कह देते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण कुछ इसी प्रकार से होता है, और इसकी जो यहाँ पे हम मात्रा लेते हैं तो वो हम ऐसे चंद्र लेते हैं, और जब हम इनको व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हम व्यंजनों पर चंद्रबिंदु, इसीलिए इसको हम चंद्रबिंदु भी कह देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनके उच्चारण में अंतर आपको दिख जाता है। मैं बता देती हूँ, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु, ठीक है। इसको चंद्रबिंदु के नाम से भी हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, दूसरा नाम इसका हो जाता है। अब इसके दोनों में अंतर क्या आता है, यानी ये अनुस्वार और ये चंद्रबिंदु, इन दोनों में अंतर कैसे होता है, तो मैं आपको एक उदाहरण से यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक शब्द लिख रहे हैं, इसका उच्चारण आप क्या करेंगे, और एक शब्द आप लिख रहे हैं, इसका उच्चारण, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आप इसे कहते हैं हंस, ठीक है, क्या कहते हैं, हंस। यानी जब आप अनुस्वार का उच्चारण ले रहे हैं, तो अनुस्वार वो वर्ण होता है जिसका उच्चारण कंठ से सीधा नाक में जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम इसको कहते हैं हंस, और इसको क्या कहते हैं, हंसना कहते हैं। तो हंस, और अगर हम इसकी ध्वनि और इसकी ध्वनि अगर एक प्रयोग करेंगे तो ये हंसना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, हंसना, ठीक है। अनुस्वार यानी कंठ से मुख में और फिर मुख से नाक में हमारी जो ध्वनि जाती है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये बात हमें थोड़ी सही लगती है, समझ में आती है कि इसका मतलब जो हमारा अनुस्वार है ये एक अपने आप में अलग है, और जो एक चंद्रबिंदु जो कि हिंदी भाषा में जन्मी है, इसका अपना एक अलग ध्वनि है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अयोगवाह में हमारे 3 वर्ण माने जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो एक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके ये 2 ही
ही माने गए हैं अभी तक। जो ये तीसरा है, ये इसको कुछ विद्वान मानते हैं और यह है आपकी हिंदी मानकीकरण में भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी लोग इसको मानते हैं, अलग से रखा गया है। वर्गीकरण पूरी तरह से आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके आधार पर इसको नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगी, अब परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा कि अयोग वाह कितने होते हैं, तो आप 3 मत करके आइएगा, 2 ही लिखिएगा, क्योंकि परंपरा से अभी तक यही माना गया है और किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न को अलाउ नहीं किया गया कि वहाँ 3 रखा जाए। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को हिंदी भाषा की एक सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है, बदला जा सकता है व्याकरण, वो जब बदला जाएगा तो वो अलग चीज़ होगी, लेकिन वर्तमान में आपको यहाँ पर यही समझना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बताई, जो भी पॉइंट बताया। अब अगर इस पॉइंट से जो मैंने बताया है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके दिमाग में आए कि ये ऐसे क्यों हुआ है या क्या होना चाहिए था, या इसके अलावा कोई और डाउट भी अगर आपके मन में हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट को लेकर, अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपका वो डाउट है, इससे संबंधित है और आपको बताना चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, आपको उस चीज़ की जानकारी ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम ये इतना ही सीखते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी वीडियो बनाकर, क्योंकि आजकल छोटी वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को इन छोटी वीडियो बनाकर आपको ऐसी छोटी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगी, ठीक है। तो आप में से जो छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, या जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, तो वो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी ऐप, और यूट्यूब पर तो आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो समय है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।